अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने चाहने वालों का भी, अपने आप से मोहब्बत भी कर रहे होंगे और दूसरे जो आपसे मोहब्बत करते हैं ना, उनका भी आप लोगों ने खूब ख्याल भी रखना है, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है। हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल रखना भूल जाते हैं, इवन दो कि हम अपना ख्याल भी नहीं रख पाते हैं। तो इतना सा टाइम अपनी ज़िंदगी से ज़रूर निकाल लिया करें कि अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें और साथ ही साथ जो आपसे मुंसलिक लोग हैं उनसे भी प्यार करें, उनके ऊपर भी तवज्जो ज़रूर दें। अगर बात कर ली जाए आज के शो के हवाले से, तो आपको पता है कि रोज़ाना हम किसी ना किसी अच्छी बात के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आज भी कुछ ऐसी ही एक एडवाइस है, मशवरा समझ लें या रिक्वेस्ट समझ लिया करें कि ये आपके लिए भी होती है और ये मेरे लिए भी होती है कि जनाब हमारा और आपका एक तो ताल्लुक़ मज़बूत रहे और दूसरा कि कोई चीज़ अगर अच्छी मैं सुनकर आती हूँ या मुझे अच्छी लगती है तो मैं वो आप तक भी पहुँचाऊँ। अगर मुझे उस चीज़ से फ़ायदा पहुँच रहा है तो आप भी उससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो मैं देखती हूँ कि जनाब बहुत से लोग ना हमारे इर्द गिर्द वसवसों का शिकार रहते हैं, मतलब वो हर बात पर ही वहम में पड़ जाते हैं। उन्हें शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि ये वहम और जो बदगुमानी है ना, ये कितनी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। इससे अच्छे अच्छे ताल्लुक़ बर्बाद होते हुए मैंने भी देखे हैं। यकीन करें कि किसी भी ताल्लुक़ या फिर शख्सियत के अंदर वहम आ जाए ना, तो सुकून नहीं रहता ज़िंदगी में। ना सिर्फ उस वहमी शख्स के दिल में हर वक्त बेचैनी रहती है, बल्कि जो उसके इर्द गिर्द उससे मुंसलिक जो लोग हैं उनका सुकून भी ख़त्म हो जाता है, बल्कि छिन जाता है। और वहमी शख्स को समझने के लिए ना हमें उसकी जड़ को पकड़ना होगा, ये समझना होगा कि ये जन्म कहाँ से लेती है, ये इसके रीज़न्स क्या हैं। बहुत सी नफ्सियाती रिसर्चेस भी हमें ये बताती हैं कि इस तरह के जो लोग हैं इन पर बचपन के वाक़यात का बहुत ज़्यादा असर होता है। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिनसे वो निकल नहीं पा रहे होते हैं। रही सही कसर जो है वो माँ बाप की गलत ट्रेनिंग पर और माशरती अवामिल की वजह से ख़त्म हो जाती है। इन तमाम तर अवामिल की वजह से ना एक कच्चे जहन वाली शख्सियत बनती है। छोटा बच्चा होता है, उसकी ज़हनियत इतनी पुख्ता नहीं होती है और जो उसके जहन में बैठती जाती हैं चीज़ें वो उसकी शख्सियत बनती जाती हैं। दरअसल ऐसे लोगों का जो बचपन होता है ना, उसमें कभी ये बताया ही नहीं जाता उन्हें कि चीज़ों की हकीकत क्या है। अगर वो कहीं नाकाम हुए हैं तो उसके पीछे असल वजूहात, असल रीज़न्स क्या हैं या वो ज़िम्मेदारी किसकी है वो नहीं बताई जाती, बल्कि उन्हीं की खामी का ज़िम्मेदार बताने की बजाय बहुत सी और चीज़ों का उनको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। हम में से बहुत लोग मैंने ये देखे हैं कि वो अक्सर ये कहते हैं, कुछ जुमले हैं जो बड़े कॉमन हैं कि आपको भी बहुत से लोग कहते होंगे कि लगता है तुम्हें किसी की नज़र लग गई है, या शायद तुम पर किसी ने जादू टूना करवा दिया है, फलाना बहुत हसद करता है, तुमने उससे बच के रहना है। इस तरह के जो बहुत से कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत से कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमें लोग बोल रहे होते हैं, हर बात पर बोलते हैं। ये सारी बातें ना एक शख्सियत में मुझे लगता है कि यकीन की कमी की वजह से पैदा होती हैं। ऐसी शख्सियत सही मायनों में या सही उसूलों, सही चीज़ों पर यकीन की बजाय फ़जूल किस्म की बातों को अहमियत देती है। उसके दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चल रही होती हैं। इसीलिए हम ताल्लुकात में देखते हैं कि लोग जल्दी से सामने वाले पर भरोसा नहीं करते हैं। बात बात पर इंतहाई किस्म के खदशात का ज़ाहिर जो वो करते हैं, उसके बाद जिनकी वजह से ताल्लुक़ स्टैंड ही नहीं कर पाता है। इसका हल क्या है? वो ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रखें, अपने पार्टनर्स के साथ ओपनली बात करें, उन्हें सच बताएं, वो चाहे अच्छा है या चाहे बुरा है, एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए। यानी कुछ भी आपने छुपाना नहीं है अपने अपने कह ले के दोस्त से, अपने घर वालों से, अपने इवन दो के अपने पार्टनर से। ऐसे ही एक मज़बूत ताल्लुक़ बनता है और यकीनन अगर अल्लाह ना चाहे ना तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, फिर वो चाहे एड़ी चोटी का ज़ोर क्यों ना लगा दे, और ना ही कोई आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। तो इसका आपको यकीन होना चाहिए। तो अगर कोई इस चीज़ से सफ़र कर रहा है ना, तो उसे चाहिए कि वो अपने जितने भी ख़दशात हैं, जितने भी वहम, जितने भी ख़यालात उनके दिमाग में आते हैं, उसका इजहार एटलीस्ट अपने किसी दोस्त,
अपने किसी रहनुमा से बात करें, वो अपने किसी बड़े से बात करें, अपना दिमाग एक बार मुकम्मल क्लियर ज़रूर करें इससे पहले कि आपका खूबसूरत जो ताल्लुक़ है वो महज किसी बदगुमानी की वजह से ख़त्म हो जाए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो मेरी बात सुनेगा, वो मुझे जवाब देने के लिए नहीं चुप रहेगा या मुझे जवाब देने के लिए सिर्फ मुझे सुनेगा नहीं बल्कि मुझे समझने की भी कोशिश करेगा। तो आजकल सुनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे पास ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए। एक दो तो मेरे ख्याल से होता ही है, लेकिन हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे होते। जो वहमी शख्स होते हैं ना, मतलब शख्सियात होती है, मैं तो कहूँगी कि उनके अंदर ये थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, वो लैक करते हैं ट्रस्ट करते हुए, किसी के ऊपर भी जल्दी वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाते हैं किसी के भी सामने बहुत जल्दी। तो इसलिए कोई भी अगर आपसे कोई बात कर रहा होता है तो बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ उसकी बात सुना करें, खामोशी इख्तियार कर लिया करें। कभी कभार खामोशी इख्तियार करना भी अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस तरह की भी एक जो पर्सपेक्टिव को आपके सामने लेकर आया जाए, क्योंकि ये लोग भी हमारी सोसाइटी में मौजूद होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने इस मुश्किल से कैसे निकलना है। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा वहम करते हैं, बहुत वसवसों का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए चीज़ें आसान नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल होता है। मुख्तलिफ फ़ैसले लेना उनके लिए बड़ा ज़िंदगी में मुश्किल हो जाता है। तो उनकी हमें हेल्प आउट करनी चाहिए, ना कि उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ानी चाहिए। तो ये आज का पैगाम था मेरा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एक अच्छी एडवाइस ही है कि आपका भी दिन अच्छा गुजरे और मेरा भी दिन अच्छा गुजरे, कोई ना कोई लेसन ज़रूर हम इसमें से लर्न करें। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, और वो भी बच्चों की सेहत के हवाले से कि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं या जो ग्रोइंग एज में जा रहे होते हैं, उनकी डाइटरी हैबिट्स किस तरह की होनी चाहिए, उनको हमें क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। क्योंकि बेहतर नशोनुमा के लिए ज़्यादा बेहतर ग़िज़ाइयत ही होनी चाहिए, और ग़िज़ाइयत की कमी के लिए ज़्यादा ग़िज़ा का ही अमल बहुत होता है कि मुतवाज़न ग़िज़ा आपने कितनी लेनी है, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में देखा जाए ना तो हर 10 में से 6 बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं, और बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। और ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन अमली तौर पर करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चों को क्या नाश्ते में देना है, लंच बॉक्स में क्या उन्हें पैक करके देना है, ये सबसे ज़्यादा अहम भी है और ज़रूरी भी है। चूँकि जिस्मानी नशोनुमा से गुज़रते हैं तो बच्चों को हर कुछ घंटे के बाद ना कह लें कि भूख लग जाती है, फीलिंग आ जाती है उन्हें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस बात का ख़ास ध्यान रखा जाए कि बच्चे स्कूल में हो तो वो वही कुछ खाते हैं जो आपने उनके लंच बॉक्स में रखा हुआ होता है। लेकिन हमें ये भी इल्म होना चाहिए कि जो आप लंच बॉक्स में रखते हैं ना, इससे बच्चों की ज़रूरत जो है वो पूरी हो भी रही है या नहीं हो रही है। याद रखने वाली यहाँ पर बात ये आ जाती है कि स्कूलों में खाने पीने की चीज़ें जो फ़रोख्त हो रही होती हैं, जो कैंटीन में हमें मिलती हैं, जिनसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कह लें कि उसमें दिलचस्पी भी रखते हैं और बच्चे चाहते भी यही है कि हम वहाँ से लेकर खा लें, तो वो उनके लिए कितना मुज़रे सेहत साबित हो सकता है। लंच बॉक्स हमें क्या उनमें इंक्लूड करना चाहिए, हेल्दी चॉइसेस ऑप्शंस हमारे पास क्या मौजूद हैं जो बच्चों की सेहत को बरकरार रखेंगी। इस पर बात कर लेते हैं। समर मंसूर हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हैं। समर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सबर, सबसे पहले तो बताइए कि अब बच्चे मतलब जो एक तो ग्रोइंग एज में भी होते हैं, दूसरा स्कूल गोइंग भी होते हैं, तो बड़ा मुश्किल टास्क होता है ख़ासतौर पर मदर्स के लिए कि बच्चे नखरे भी कर रहे होते हैं, सुबह सुबह उठ के नाश्ता नहीं हमने करना, हमने लंच बॉक्स नहीं लेकर जाना, तो नाश्ते से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि सुबह उठ के उन्हें हमारे पास क्या हेल्दी ऑप्शन है कि बच्चे को हमने नाश्ते में वो ज़रूर देना है। बेसिकली अब हम सब के लिए फॉर एडल्ट एंड फॉर किड्स 5 फूड ग्रुप्स हैं कि जिनको हमने इंक्लूड करना होता है इन योर डेली डाइट। ओके। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स भी। तो बच्चों के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चों को सब चीज़ें इन अप्रोप्रिएट और उस क्वांटिटी में चाहिए रोज, क्योंकि उनकी ग्रोथ का मसला है ना। उनको फिर ग्रोथ, वो अपनी जो उनकी ग्रोथ का पोटेंशियल है वो उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। और आजकल तो सबसे बड़ा मसला यही है ना कि बच्चे हमारे बहुत पिकी ईटर्स हो गए हैं कि हमने ये नहीं खाना, और वो जिद करते हैं नहीं हो सकता।
लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ना वो आई थिंक कि मदर का जो अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप है। अच्छा। कि अगर हम एक दिन वो कहेगा ना मैंने नाश्ता नहीं करना, हम मान जाएंगे अच्छा ठीक है लंच, और लंच के लिए भी हम क्या कहते हैं सबसे पहले कि पैसे दे देते हैं। ये तो हाँ। सबसे कन्वीनियंट वे है ना हाँ। आजकल कि हम उन्हें पैसे दे देंगे कि वो खा लेंगे, और वो खुशी से खा भी लेते हैं, वो चीज़ें वो खा लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेस है कि ब्रेकफास्ट तो मिस हो ही नहीं सकता ना। अच्छा ठीक है। नहीं तो हो क्या सकता। देना चाहिए हमें ब्रेकफास्ट में बच्चों को, क्योंकि सुबह सुबह उठ के एक बच्चों को भी जैसे हमें बहुत ज़्यादा नौजिया होता है और हमारा भी दिल नहीं कर रहा होता नाश्ता करने का, बच्चों का भी ये सिचुएशन होती है तो उनका दिल नहीं करता, वो भागते हैं, नखरा करते भागते हैं। हैं। तो उस वक्त क्या इमिजिएटली हम उन्हें खिला सकते हैं, एक तो उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो और उनका जो मूड है और सारी चीज़ें उनकी वो भी फ्रेश हो जाए? सबसे पहले तो ये कि अब बच्चों को अगर नाश्ता देना है ना, उसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अगर हमें रात में भी करनी पड़ जाए अच्छा। और वो अगर खा लें तो कोई मतलब वो हमारे लिए बुरे नहीं है, मतलब अच्छी बात है, वो मेहनत हमारी वो हो जाएगी पूरी, वेस्ट नहीं वेस्ट होगी। नहीं होगी। ठीक है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो हम उनकी प्रिपरेशन कर लेंगे, कोई कोल्ड सैंडविच होल ग्रेन ब्रेड का सैंडविच है, Okay. अगर हम उन्हें वो बना के दे दें, उसके अंदर हम इंक्लूड कर लें एग्स, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और वो रोज़ आपके बच्चे को खाना वो चाहिए। खाना है, ठीक है। एग्स ओके, उसकी डाइट में होने चाहिए रोज। ठीक है। ठीक है, और एक हम उसको आधा कप दूध पिला दें। ठीक है, मुश्किल है टास्क हाँ। बच्चों को दूध, लेकिन हम इजी ऑप्शन फ्लेवर्ड मिल्क्स और ये वो, मुझे होता है ये कि बच्चे पी लेते हैं, बट फ्लेवर्ड मिल्क कोई इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है टू गो अच्छा। टू। बट उसको कन्विंस करके कि अच्छा अब मैं ना ये हमेशा देखती हूँ कि ये टैक्टिक्स होते हैं कुछ ऐसे कि जैसे अगर हमने उसको पालक खिलानी है तो हम कहें कि अच्छा माइंड गेम है ना बच्चों के लिए, तो वो जिस जिस चीज़ पे उनका दिल आ जाए कि पालक है इट्स ग्रीन, और आपने देखा था ना टीवी पे हल्क योर फेवरेट कैरेक्टर, वो भी ग्रीन है, एज वेल, yeah. और वो कितना पावरफुल है, तो आपने हल्क बनना है तो आप यू कैन हैव अ बाइट और टू। तो बस ये है कि बच्चे खाली पेट नहीं जाएं, अच्छा। उनको कुछ आप खिला दें। सैंडविच इज अ वेरी गुड ऑप्शन। होल ग्रेन, और होल ग्रेन की तरफ हमने जाना है हमेशा। अच्छा, ठीक और है। अब मिल्क, अब पोर्शन ऑफ मिल्क कि वो ठीक है। खा के और वो जाएं क्योंकि उन्होंने पूरे दिन करनी होती है मेहनत। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि हेल्दी लंच, और हेल्दी लंच में भी ये भी बहुत बड़ा टास्क है एक कि उनको ऐसी ऑप्शंस देनी है जो वो कि वो उनको कि मेरा लंच बॉक्स इज बेटर देन व्हाट आई एम हैविंग इन द कैंटीन, उससे अच्छा है। ठीक है। क्या तो- दे उसमें बच्चों को, बिकॉज एक तो वो यही है कि लंच जब तक उन्होंने लंच खाना है तब तक वो थोड़ा सा सॉगी भी हो जाता है, ठंडा हो जाता है लंच, तो उसकी वजह से भी बच्चे लेके नहीं जाते कि हम कैफ़े से कैंटीन से खा लेंगे, वहाँ से हमें फ्रेश मिलेगा। तो वैसे क्या ऑप्शंस है हेल्दी ऑप्शन जो उस वक्त तक एक तो फ्रेश भी रहे और उनको अपीलिंग भी लगे? फीलिंग भी लगे। इस पे भी ये है कि अब हमने फ्रूट्स हैं, मैं आपको ये थी कि हमने ऐड करने हैं, मैं उसको एक सेब रख के दे दूंगी ना तो वो नहीं खाएगा, उसको लगेगा कि हाँ। क्या है। अब उसको ही अगर मैं इन डिफरेंट शेप्स उसको कट करके दे दूंगी, अच्छा। ठीक है, सबसे मुझे लगता है सबसे जो उनकी माइंड गेम है ना कि इफ देयर लंच बॉक्स इज लुकिंग कलरफुल, उनको अपीलिंग लग रहा है तो वो खाएंगे। अच्छा, ठीक है। सही है। उसके अलावा ये है कि हम उनको मैक्सिमम पोर्शन प्रोटीन, हम प्रोटीन पे फोकस नहीं करते हैं, बट प्रोटीन के इतने अच्छे हमारे पास सोर्सेज हैं। चिकन है, चिकन को मैं स्टर फ्राई करके भी उन्हें दे दूंगी विद मिनिमल ऑयल, और Okay. उसको उनकी फेवरेट सीजनिंग उस पर डाल के और विद ब्रेड, तो वो आई थिंक कि वो खा लेंगे, और वो खा ठीक है। लेते हैं बच्चे अगर उन्हें पता हो कि ये हेल्दी भी है एंड इट इज़ टेस्टियर। तो और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें अगर हम उनसे पूछें कि आपको अपनी कैंटीन में क्या पसंद है, ठीक है। तो वो मुझे कहेगा कि वहाँ नगेट्स मिलते हैं। हाँ, पिज्ज़ा मिलता है, बर्गर मिलता है, हम ये खा लेते हैं। एग्जैक्टली। और चीज़ एक हेल्दी ऑप्शन है, अगर हम उसको खुद से एक हेल्दी वे में यूज़ करें कि मैंने उसको मेल्ट करके ऑन हिज ब्रेड अगर मैंने डाल दिया है, तो वो हम उसको अपनी तरफ से पिज्ज़ा का ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं विद वेजीज और वो, लेकिन इट इज़ इन अ हेल्दियर वे। तो उसकी जो पसंद की चीज़ें हैं उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, अच्छा। बट इन अ बेटर वे ठीक कि है। उसको पसंद भी आए और वो उसको खाए भी। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर तो है ना अंडा ब्रेड दे दिया या इस तरह बात। की चीज़ें दे दी तो बच्चे वो नहीं खाते नहीं हैं, खाते। तो एक सैंडविच बना दिया, इसकी तरफ जा सकते हैं। और इसके अलावा या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उसमें डाल दिए, लेकिन और इसके अलावा क्या ऑप्शंस हो सकती हैं मदर्स के पास कि वो लंच बॉक्स में उन्हें दे सकती हैं? बिकॉज ज़्यादातर मैंने देखा है कि अच्छा अगर सैंडविच दे दिया, साथ उन्होंने जी एक चिप्स का पैकेट दे दिया,
साथ या तो जूस दे दिया या फिर वो फ्लेवर्ड मिल्क दे दिया, तो ये सारे कॉम्बोज बना के देती हैं मदर्स। हाँ जी एग्जैक्टली। अब हमें ना हर चीज़ की मतलब हर चीज़, अगर मैं आपको अभी बताई थी जैसे चिकन है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि हम उसको स्टर फ्राई करके उसके साथ उसको ब्रेड रख के दे दें। और उसके अलावा ये भी एक, ये अभी आपने पॉइंट बताया, जूस, हम उनको ना जूस का डब्बा रख के दे देते हाँ हैं, जी। क्योंकि हमारी ओपिनियन में जो है कोल्ड ड्रिंक उससे मच बेटर ऑप्शन है ना कि वो जूस दे दें, जूस पी ले वो बट बच्चा। इट इज़ एज बैड एज कोल्ड ड्रिंक, ओके। क्योंकि उसके अंदर शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा है कि वो हेल्दी नहीं है, ऑप्शन हेल्दी नहीं है, क्योंकि हम उनका ब्लड शुगर लेवल ही उस पॉइंट पे रेस कर जाएगा कि कोई वो नहीं है। तो हमें फ्लेवर्ड मिल्क इज़ मच बेटर कि अच्छा, वो फ्लेवर्ड पी मिल्क लें, दे सकते हैं उन्हें। बिल्कुल, ठीक बट है। नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, ओके। कि उनको पता हो कि अच्छा ट्यूसडे को आई कैन टेक दिस। मुझे ये कि आप दिन डिवाइड कर दें ठीक कि है। क्योंकि रोज रिपीटेशन ना हो एक लंच की, वही बात है कि वो बोर हो जाते हैं रोज सैंडविच खा के, कि आज मंडे है तो इट्स अ सैंडविच डे, ट्यूसडे है तो आप पास्ता दे दें उन्हें, ठीक है। होल ग्रेन पास्ता इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तीसरे दिन है आप मफिन्स, पैनकेक्स, ये Okay. भी थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, हाँ। बट यू कैन मेक देम एट होम बहुत इजीली। बता सकते हैं, यही तो मसला है ना कि हम लोग रेडी टू ईट ज़्यादा चीज़ें हम लोग घर पे लेकर आते हैं, फ्रोज़न आइटम्स लेकर Frozen आते हैं कि items. निकाल ली फ्रीज़र में से और उसको फ्राई किया और बच्चे को लंच बॉक्स में डाल के दे दिया। हमारे लिए वो इजी होता है, लेकिन वो बच्चे की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी ख़राब हो सकती है, इसका आइडिया नहीं होता हमें। एग्जैक्टली मतलब लंच ऑप्शंस में अब जैसे नगेट्स हैं, तो अगर मैं उसको फ्राई करके नगेट्स फ्रोजन दे रही हूँ और या फिर वो बाहर से खा रहा है, तो मेरे लंच बॉक्स देने का तो कोई फायदा कोई नहीं फायदा हुआ ना, नहीं है, क्योंकि हाँ वो जी। भी प्रोसेस्ड मीट है और हाँ। इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो नगेट्स आप घर में बनाएं, अच्छा। नगेट्स बहुत इजीली बन जाते हैं। ये चीज हम बनाते नहीं है, वी डोंट गो फॉर देम, तो इसीलिए हमें लगता है अच्छा कितना मुश्किल काम है, बट आप अगर कोशिश करें तो वो, और घर में ये होता है कि बहुत कि लंच के ऑप्शंस पे कि आप उनको नगेट्स दे रहे हैं तो आप उनको स्टर फ्राई करके दें, अच्छा, डीप फ्राई deep fry ना डीप करें। फ्राई ना करें, Okay. क्योंकि डीप फ्राई एज के एक ना ट्रांस फैट्स होते हैं एंड दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, और वो ट्रांस फैट्स बनते ही तब हैं जब हमारा घी इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट होता है, हीट होता है। ओके, ठीक तो है। वो फिर डीप फ्राई करके भी देने का मतलब फ़ायदा तो ऑब्वियसली ऐसे में डिस्करेज नहीं करी कि कोई फ़ायदा नहीं है, बट हम स्टर फ्राई की तरफ जा सकते हैं, उसको मिनिमल टेम्परेचर पे उसको ठीक करें है। हीट और उसको दें। ठीक है, तो मतलब बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। दूसरा, फ्राइज़ बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, वो चाहे घर के बने हुए फ्राइज़ हों, घर के बने हुए तो फ्राइज़ बहुत ही कम खाते हैं बच्चे, ज़्यादातर ये होता है कि बाहर से लेकर आएँ और उसी को फ्राई करके खाएं। तो क्या फ्राइज़ ज़्यादा देने चाहिए बच्चों को कि नहीं देने चाहिए, पोटैटो फ्राइज़? ये जो प्रोसेस्ड फ्राइज हैं ये तो अ बिग नो, ओके। वो तो बिल्कुल भी नहीं, बट अब घर में भी अब ऑब्वियसली बैलेंस चाहिए। अब उनको हम हर वक्त ही हेल्दी ऑप्शंस पे हमेशा ही उनको वो हो कि मुझे तो वो मिलता ही नहीं है जो मुझे चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि फ्राइज़ भी हैं तो इनको एज ए इंसेंटिव रखें कि अच्छा ठीक है, यू आर डूइंग गुड, आप खा रहे हैं तो एक दिन हफ्ते में फ्राइज़ बना के दे दी उसको घर में थोड़ी सी, और वो भी इन अ पोर्शन कंट्रोल, अच्छा। कि उसको कंट्रोल्ड वे में वो खाए और वो खुश भी हो कि अच्छा मुझे मिल जाता है। और कभी कभी मुझे फ्राइड फूड, मतलब कि अगर उनको कुछ चाहिए भी ऐसा तो होममेड ऑप्शंस की तरफ ही जाना होममेड चाहिए। ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, बाहर की प्रोसेस्ड जो चीज़ें हैं वो नहीं हमें बच्चों को देनी चाहिए। लेकिन अब जैसे फ्रूट्स देते हैं, जैसे एप्पल अगर दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए भी, इवन दो कि हर एक बंदे के लिए बहुत अच्छा है एप्पल, लेकिन बच्चे वो खाते नहीं है कि अगर हम लंच बॉक्स में रखते हैं तो वो काला हो जाता है। काला हो जाता है, ये तो सबसे है। बड़ा मसला है, और मदर्स फिर बच्चे खाते नहीं और वैसे ही वो लंच बॉक्स वापस आ जाता है, फ्रूट्स खास तौर पर वैसे ही आ जाते हैं। तो उसका कोई हल है जो मदर्स को आप बताना चाहें? हाँ जी, मतलब हल ये है कि फिर अगर हम एप्पल नहीं दे सकते उस टाइम पे, एप्पल्स को हम स्नैक्स में ऐड कर दें कि जब वो घर आएगा, या बच्चे तो ट्यूशन भी जाते हैं कि वहाँ से वापस आएंगे तो तब हम उन्हें ऐसा फ्रूट दे दें जो वो उसी टाइम शौक से खा लें। बट देयर मेनी गुड ऑप्शंस, बाकी ग्रेप्स, अच्छा। बनाना रख दिया पूरा होल, तो वी कैन गो फॉर दोज ऑप्शंस एज वेल। आजकल जिस तरह के सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं वो देने चाहिए हमें बच्चों हाँ को, जी, जैसे बिल्कुल, citrus बिल्कुल, fruits है और बिल्कुल। ये सारी चीज़ें। बिल्कुल देनी चाहिए, और इनमें तो ये होता है देयर सो रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, तो और वो बच्चों की नीड होती है। मतलब हर फ्रूट जो सीजन में आता है वो तो फॉरन मतलब उसकी कंजम्पशन है इसके वो
हमारे रिक्वायर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही हैं और वो टाइम टू टाइम आ रहे हैं इन अ ईयर, तो बच्चों को बिल्कुल देने चाहिए। ठीक है, वो देने चाहिए, ज़रूर देने चाहिए। अच्छा, दूसरा, जो बच्चे सुबह नाश्ते में स्कूल जाने से पहले सीरियल्स खाते हैं या इस तरह की चीज़ें खाते हैं, वो देने चाहिए हमें बच्चों को या नहीं? सीरियल्स ना मतलब वो प्रोसेस्ड होते हैं, अच्छा। बट अगर हम उनको एक लिमिटेड वे में, और मतलब ये कि रोज़ रिपीटेशन नहीं हो रही, कि एक ही फूड की रिपीटेशन नहीं हो रही, तो वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा खा लें तो इट्स फाइन, क्योंकि वो होल ग्रेन होते हैं ना। अच्छा, तो वो खा हाँ, सकते हैं, सीरियल खा खा सकते हैं, हैं। बट रेगुलर बेसिस पे नहीं, क्योंकि वो होते तो प्रोसेस्ड ही हैं ना। हाँ, ट्रू, तो वो नहीं खाने चाहिए चाहिए। या लिमिटेड लिमिटेड में। लिमिटेड जो है ना वो आप खा सकते हैं। अच्छा, दूसरा, जो माएँ बच्चों को पराठे बना के सुबह दे रही होती हैं, उसका भी नाश्ता हो रहा होता है। हमारे ज़माने में तो यही होता था, आज अभी तक हम सही हैं और माशाल्लाह सेहतमंद है, लेकिन अब क्या बच्चे एक तो बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ भी बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, तो इस तरह का फूड ग्रुप क्या बच्चों को देना चाहिए? पराठे दे दिए सुबह, अंडे दे दिए साथ, और इस तरह की चीज़ें? देखिए, हमारी माएँ हमें देती थी पराठे, बिल्कुल देती थी, बट द थिंग वाज कि हम और इतना ऑयली फूड हम इतना नहीं खाते नई थे तब, कंजप्शन उसकी होती थी, और दूसरा ये कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती होती थी थी। पूरे दिन में। हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस ऑयल की और फैटी फूड्स की नहीं होती नहीं थी, हाँ। तो हम ठीक है। और वैसे देसी घी भी एक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत हमें मोटा कर देगा और ये वो, लेकिन अगर आपने ऑयल्स की तरफ जाना है, घी, तो देसी घी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन और वो बहुत न्यूट्रिशनल उसकी वैल्यू है। अच्छा। लेकिन अगेन इसमें भी वही बात है, मतलब इन डाइट ना, और अगर आप डाइट कंट्रोल करें और बैलेंस डाइट की तरफ जा रहे हैं, तो हम किसी भी फूड ग्रुप को जो प्रोसेस्ड नहीं है, ऐसे हम ये नहीं कहते अब बिगनो कि इसको आप निकाल दें, कि वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस्ड वे, अच्छा। कि हम उसको रिपीट नहीं करें। अगर वो खा रहा है किसी 1-2 दिन पराठा तो सही है, लेकिन अगर वो रोज़ पराठे खा रहा है और वो रोज़ फ्राइड उसके अब वो सही ऑयल वाला ऑमलेट खा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली ओबेसिटी की तरफ जाते हैं बच्चे, और फिर इन अ लॉन्ग रन उनको डायबिटीज़ और ये सब चीज़ें इसी वजह से होती हैं। बिकॉज हम ना, ये हमारा है कि हम वो एक जो दरमियान का रास्ता है ना, हाँ। उसको हम चूज़ नहीं करते हैं। अच्छा। कि या तो हम कहेंगे बहुत एक्सट्रीम, हम के बहुत खिलाओ, या फिर बच्चा खा बिल्कुल ही नहीं नहीं खाए, हाँ। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने मॉडरेशन में रह के, एक तो ख़ुद भी जो माँ बाप खा रहे होते हैं, जो घर वाले खा रहे होते हैं ना, बच्चे भी फिर उसी की साइड पर जाते हैं और वो ही इनटेक करते हैं। तो इसलिए हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है वो अगर बेटर होगा तो बच्चों को भी अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। अच्छा, दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट्स में जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं, नाक चढ़ाते हैं, बहुत से बच्चे हैं वो अंडा भी नहीं खा रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? एक तो प्रोटीन का चिकन के अलावा, अंडे के अलावा, और दूसरा ये कि जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है बेटर, कि वो उसका क्या अल्टरनेट ले सकते हैं? दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास, ये सबसे बड़ा विटामिन डी और कैल्शियम का सोर्स है और दे आर नीडेड। तो जो बच्चे नहीं खा रहे हैं ना, बिल्कुल भी, वो कहते हैं हमने दूध नहीं पीना, सबसे पहले तो फ्लेवर्ड मिल्क इज़ एन ऑप्शन कि हम उसको अच्छा। इंक्लूड कर दें। ओके। बट वो ये से कि मतलब ना होने से बेहतर ना है होने ना? से बेहतर ठीक है है। सबसे और उसके बाद है योगर्ट, दही। दही इज़ इन लाइक कि हम उसको अगर नेचुरली स्वीटन करें, कि हम उसके अंदर फ्रूट्स उसको कट करके डिफरेंट कलर्स के हम उसको दही में डाल के दें, तो खा लेते हैं बच्चे, क्योंकि उनको थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होता है और कोई नई चीज़ है, खा लेते हैं। ऑल्सो चीज़ भी वो भी डेयरी प्रोडक्ट है, अच्छा। बट इट इज़ वेरी न्यूट्रिशनल डेंस, और इसलिए ये चीज़ का हम कहते हैं कि उसको बार बार रोज़ के 2 स्लाइसेस दे दिए, ये वो इतना नहीं जाना चाहिए। बट इन अ कंट्रोल्ड वे आप 1 स्लाइस उसको दे रहे हैं एक दिन में, कंट्रोल, और चीज़ तो बच्चे बहुत दिल हाँ, वो खाते हैं, बड़े मज़े से खाते हैं चीज़, ठीक है। और अंडे का कोई ऑल्टरनेट है जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं? बच्चे अंडा नहीं खाते। अंडा इज़ बेसिकली सोर्स ऑफ प्रोटीन। हाँ। तो अगर हम उसको प्रोटीन उसका उससे चिकन से पूरा हो रहा है, और या फिर उसका प्रोटीन जो है हम उसको डिफरेंट हम सोर्सेज से अगर पूरा कर दें, तो
तो वो इनफ है, तो ज़रूरी नहीं है कि फिर वो बच्चा अंडा खाए, कोई बात नहीं है। बाकी जो फूड ग्रुप्स हैं उससे आपकी डिफिशिएंसी या बाकी न्यूट्रिएंट्स वो है पूरे हो सकते हैं। हमारे साथ समर मंसूर मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। समर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। बच्चों की सेहत के हवाले से बात कर रहे थे कि उनकी डाइटरी हैबिट्स किस तरह की होनी चाहिए जो ग्रोइंग एज में होते हैं, और ख़ासतौर पर जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उनके लंच बॉक्स में और सुबह उन्हें ब्रेकफास्ट किस तरह का देना चाहिए, इस पर हमने बात की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ योगा के हवाले से बात कर लेते हैं और सुलाफ़े नकवी योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और आज की योगा की क्लासेस सुलाफ़े से ले लेते हैं। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़े नकवी, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के क्योर पर। बहुत सारे लोग, ज़ाहिर है हम लोग भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं, और डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिटीग में भी लेकर जा सकती है, और आपको एक अलग सा एक स्ट्रेस भी होता है कि ये खाऊं क्या करूं, ये क्योर की तरफ भी जाएगा या मैनेज हो जाएगा, और दवाइयों से हम लोग अलग तंग आए होते हैं। बट मेडिसिन्स नहीं छुड़वाएंगे, साथ ही साथ आपको बस ये बताएंगे कि योगा के ज़रिए आप डायबिटीज़ को किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनके लिए एक अनकंट्रोलेबल चीज़ हो जाती है, ये एक ऐसी कंडीशन है कि वो उनको थका थका वो फील करते हैं हर वक्त, या कई दफ़ा स्वेटिंग हो रही है, शुगर लो हो गई, हाई हो गई, तो इस सब के साथ उनको और भी विजन के इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं, और फैट का इशू भी आना शुरू हो जाता है जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, और ज़्यादातर उन लोगों को सेंट्रल ओबेसिटी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस सब जो उसके डायबिटीज़ की वजह से होने वाले मसाइल हैं, साथ ही साथ योगा में हम उसको कवर करेंगे कि किस तरह से आप इसको क्योर या मैनेजमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो होगी, सबसे पहले एक्सरसाइज से पहले मैं आपको एक प्रेशर पॉइंट बता दूं। हमारे जो पेंक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए जो प्रेशर पॉइंट होता है, आपका डोमिनेंट हैंड होगा, यानी आप अपने लेफ्ट हैंड पर इसको परफॉर्म करेंगे। आप समझ लीजिए जहां आपकी लाइफ लाइन है, इस साइड पर यहाँ आपने इसको प्रेस करके रखना है। इसको यहाँ पर या तो पल्सेटिंग एक आप समझ लें, या पल्सेस आप करेंगे, और 30 सेकंड से 1 मिनट तक 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे, और उसके बाद इस किडनी के पॉइंट को भी आप यहाँ पर दबा सकते हैं ताकि वो चीज़ें बैलेंस हो जाएं। पेंक्रियाज का पॉइंट यहाँ, एंड देन ये सेंटर में आपने 30 सेकंड्स या 1 मिनट यहाँ पर, 30 सेकंड्स एंड 1 मिनट यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे, और आपको एक फ्रेशनेस भी फील होगी इसके बाद जो आपको फिटीग हो रही है। अब हम चलते हैं अपने मैट पर और आपको बाकी सारी एक्सरसाइजेज वहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से ये होगा। डायबिटीज़ वालों के लिए सीरियसली मूव करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये एक चैलेंज है अगर उनको बता दिया जाए कि आपको एक्सरसाइज करनी है, जो कि उनको करनी चाहिए, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एक बिगिनर लेवल से जो कि उनके लिए आसान हो। पेंक्रियाज की बात हो रही थी, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा आसन है योगा का। वो किस तरह से होगा कि हम जिस तरह कहते हैं वज्र आसन में, आप वज्र आसन में आ जाएंगे, और आपने अपनी लेग्स को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आप वाइड करेंगे, और अपने हाथों की, हम जिसे कहते हैं फिस्ट बनाना, वो बनाई, और अपनी नेवल पर यानी कि नाफ पर आप इस चीज़ को रखेंगे। इनहेल करेंगे, बैक में आर्च लाएंगे, एंड एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, यहाँ तक, एंड यहाँ 10 सेकेंड्स का ब्रेक एक्सहेलेशन के बाद, एंड अगेन इनहेल। इस तरह से आप आकर इस पोस्चर को यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे। आप चाहें तो आप 30 सेकंड तक इसी चीज़ को दोहरा सकते हैं। ये 2 से 3 दफ़ा बन जाएगा, बिकॉज़ 10 सेकंड्स आपको यहाँ पर फ्लोर पर रहना है, और इस तरह से आपको फील भी होगा कि जो लोग भी फटीग है या एनर्जी बहुत कम फील हो रही है, इन पोस्चर्स को करने के बाद एक बेटरमेंट आपकी तबीयत में आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आसान चीज़ क्या होती है, आपने इनहेल करना है, बेशक यहाँ पर स्ट्रेच करें ख़ुद को, एंड एक्सहेल, चाइल्ड्स पोज, यहाँ चले गए, एंड rest for 1 minute. Inhale from your nose and exhale through your mouth. And exhale.
जैसे ही आपने इसको 1 मिनट तक परफॉर्म किया, चाहे तो आप सारी एक्सरसाइजेस को शुरू से लेकर एक दफ़ा दोहराएंगे सर्किट में, या आप चाहें तो एक ही एक्सरसाइज को 2 से 3 दफ़ा दोहरा के फिर नेक्स्ट चीज़ पर मूव कर जाएंगे। एंड देन आपका एक ट्विस्ट आता है। अगैन जिस तरह मैंने कहा, हमने एक सेंट्रल एरिया को हमने टारगेट करना होता है योगा में जब हम बात कर रहे होते हैं डायबिटीज़ के क्योर की। तो आपने स्पाइनल ट्विस्ट कैसे किया कि एक लेग को यहाँ ले आएंगे। अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप अपनी लेग वहाँ भी रहती है या स्ट्रेट भी रहती है तो तब भी आपके लिए ठीक होगा। आपने एक्सेल किया, एक हाथ आपका फ्लोर पर होगा एंड ट्विस्ट, और जैसे ही वापस आएंगे तो एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। कोशिश करें कि आप इसको प्रेस कर कर रखें अपने पेट के साथ एंड एग्जैक्टली इसी तरह आप इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। यानी यहाँ आपने इसको रखा एंड इनहेल करते हुए आप गए, 2 ब्रेथ्स के बाद एक्सेल एंड स्लोली आपने इस पॉस्चर को रिलीज़ कर देना है। अगर शुरू में यहाँ तक आपकी लेग्स रहती हैं तब भी ठीक रहेगा, बस आप पॉस्चर को फॉलो करें। उसके बाद आपने क्या किया, जिसे हम बैक स्ट्रेच भी कहते हैं, लेकिन इसमें एहतियात करनी होगी प्रेग्नेंट वुमेन को और सायाटिका वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, और जिनको सर्वाइकल का इशू है वो भी बहुत एहतियात से इसको करें। इनहेल करेंगे एंड एक्सेल, जहाँ तक आपके हाथ जाते हैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। इसमें गोल सिर्फ आपका ये होना चाहिए, इस रीजन को आपने अपने एब्डोमेन रीजन को स्क्वीज़ किया, नेक डाउन। 1 मिनट तक या 30 सेकंड्स तक आप यहाँ रहे। तो इस पॉस्चर को आपने आराम से यहाँ रिलीज़ करना है, और जैसे ही अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो तब आप इसको बहुत कम आगे जाएंगे या वहीं पर इसको रिलीज़ कर देंगे। अगर आप पॉस्चर के अंदर थे और आपको कोई बैक में पेन शुरू हो गया या कोई स्टैबिंग पेन फील हो रहा है तो आप उसी टाइम पर इसको रिलीज़ कर देंगे। अगर किसी को आर्थराइटिस या जॉइंट का कोई पेन का इशू है तो आप इस एरिया को या तो थोड़ा सा उठा कर रखेंगे या यहाँ पर कोई कुशन रख लें अपने कंफर्ट के लिए, तो आपको फील होगा कि आप ये पॉस्चर इजीली कर पा रहे हैं। या सबसे आसान चीज़, वो लोग जो बिल्कुल ही इसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपने अपनी लेग्स को यहाँ रखा, हाथों को पीछे लॉक किया, इनहेल एक्सेल, सिंपल यहाँ पर, या अपने हाथों को यहाँ ले आए एंड एक्सेल, इनहेल लॉक एंड एक्सेल। इस तरह आप इसको परफॉर्म करेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट तक। आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप इसको परफॉर्म कर रहे थे तो जो आपकी मेंटल स्टेट पहले थी वो बेहतर होना शुरू हो गई है। और हमेशा मैं कहती हूँ जब भी कोई एक्सरसाइज या कोई भी रूटीन पर आप आते हैं तो आप उसको पहले नोटिस करें कि उसको करने से पहले आपकी जो मेंटल स्टेट थी वो क्या थी, और हमेशा अपने आप को एफर्मेशन जो भी पॉजिटिव होती है उसका ज़रूर आप अपनी लाइफ में उसको शामिल करें। सबसे आसान एफर्मेशन जो हमेशा मैंने आपको बताई है वो यही होती है कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम एट पीस, आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। होता ये है कि अक्सर जब भी हम बीमार होते हैं हम उस टाइम पर थोड़े से अनग्रेटफुल हो जाते हैं बिकॉज एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बट अपने आप से कहें आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड, ताकि लफ्ज़ जो हैं वो मैनिफेस्टेशन की तरफ जाएं और पॉजिटिविटी आपके इर्द गिर्द हो। सो ये बीमारी आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, बस आप रिलैक्स रहें, इसको होस्ट करें आराम से, और आप इसके क्योर और मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं योगा करके एंड खुश रह के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हैप्पीनेस। एंड आई होप कि जो भी लोग जागो लाहौर के हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे थे, और अगर खुदा न खास्ता आप इस मसले से गुजर भी रहे हैं तो आप इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे तो अपना फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं क्योंकि हमें उसका इंतज़ार रहता है। सो अभी तक के लिए इतना ही। सुलाफ़ नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सुलाफ़ नकवी हमारे साथ मौजूद थी और आज की योगा क्लासेस उन्होंने हमें दे दी हैं। सुलाफ़, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और जनाब आपको बताऊं कि इंसान का कद एक ऐसी अहम चीज़ है जिसके ज़रिए उसकी एतमाद और दूसरों पर रोब और दबदबा रहता है, लेकिन अगर कद छोटा रह जाए तो इंसान एहसास कमतरी का शिकार होने के साथ साथ ना लोगों की नज़र में अपनी शख्सियत और अहमियत का एतमाद हासिल नहीं कर पाता है। कद का ताल्लुक 2 चीज़ों से होता है, एक तो आपकी जीन्स है और दूसरा के इंसान की डाइट और जिस्म की नशोनुमा। लेकिन 18 साल के बाद आमतौर पर हमें सुनने को मिलता है कि कद बढ़ना
रुक जाता है। 18 साल से पहले आपका जितना कद बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है। मगर आज हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जो दावा करते हैं कि वो 18 साल की उम्र के बाद भी इंसानी हाइट में इजाफा मुमकिन बना सकते हैं। तो आज का ये सेगमेंट करने का हमारा यही मकसद था कि चंद ऐसी टिप्स आपको ज़रूर बताई जाए जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी बच्चों की ज़हनी सलाहियत और कद की कमी का जो सदेबाब है वो हो सकता है या नहीं हो सकता, और क्या 18 साल की उम्र के बाद भी अपना कद बढ़ाया जा सकता है, ये हम जानेंगे होम्योपैथिक तरीका इलाज में। डॉक्टर हमजा बुखारी हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि होम्योपैथिक हैं और बड़ा अच्छा इलाज उनके पास मौजूद होता है। हर बीमारी का होम्योपैथिक इलाज मौजूद है। तो क्या कद बढ़ाने का भी इलाज होम्योपैथिक में है या नहीं है, इस पर डॉक्टर हमजा से ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। डॉक्टर साहब कद बढ़ाने का इलाज होम्योपैथिक में है या नहीं है, और दूसरा ये कि हमने तो ये सुना है हर जगह ही कि जनाब 18 साल से पहले तक आपका कद जितना बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है, 18 साल के बाद नहीं बढ़ सकता है। क्या ये हकीकत है इसमें या कितना अफसाना है ये? जी बिल्कुल, ये जो बड़ा एक आपने हॉट टॉपिक है जी हमारे यहाँ पर, जो मुआशरे में आजकल बच्चों की ग्रोइंग के हवाले से अगर हम बात की जाए तो, लेकिन जब आपको बाज़ पेरेंट्स को या बच्चों को, लोगों को खबर ही उस टाइम होती है जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अब हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी। ट्रू। बेसिकली तो जो एक नेचुरली जो प्रोसेस है वो 18 साल से 20 साल की उम्र तक ये कंप्लीट हो जाता है। जितने भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हार्मोन्स की ग्रोइंग में आपके जो हेल्प करते हैं इनके लिए। लेकिन मामूली जो आम तौर पे जो चीज़ें देखी जाएँ वो सबसे पहले ये चीज़ आपने देखनी है कि आपका जो बच्चे की 4 साल या 3 साल या 5 साल की एज में आके उसकी जो हाइट है वो उसकी सेहत के और एज के मुताबिक ठीक है। अच्छा। उस एज के हवाले से चल रही, जैसे एक डाइट चार्ट हम देते हैं उसमें कि उसमें देखा जाता है कि आम चीज़ है ना, ये तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आप अभी गूगल करें और कोई भी चीज़ देख लें कि इतना हाइट एज है और इतनी हाइट और कितनी होना चाहिए इस चीज़ में। उस चीज़ को देख के जो लोग तो इनिशली तौर पर अपनी डाइट का सबसे पहले और दूसरी चीज़ों का एक्सरसाइज का ख्याल करते हैं। अच्छा, यानी 5 साल के बच्चों को आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि इसकी हाइट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। ओके। और जेनेटिक तौर पे जब जिनकी माँ बाप की हाइट छोटी हो तो उन लोगों को ज़्यादा और अलार्मिंग चीज़ होती है कि उन लोगों को ज़्यादा और ख्याल करना पड़ता है कि जी हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है जी। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है एक्सरसाइज। अच्छा। अगर तो आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे ठीक तरीके से, और फिजिकली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है इसमें, फिजिकली एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो मैं भी बता भी तो दूंगा क्या आपको। 5 साल के बच्चे को एक्सरसाइज कराना जी शुरू डेफिनेटली कर 5 साल के बच्चों को भी एक्सरसाइज करवा नहीं सकते, अब क्यों नहीं अच्छा। करवा सकते। अब एक बच्चा जो है वो उसका अगर पेट बढ़ रहा है और वजन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसकी जो हाइट है उसकी ग्रोइंग के ऊपर बिल्कुल फर्क आएगा। लेकिन माँ बाप ये देख के खुश रहते नहीं जी मेरा बेटा बड़ा हेल्थी है, मोटा ताजा, सेहतमंद है। मोटा ताजा जो होता है वो बेसिकली वो चीज़ नहीं है उसकी। आपने दोनों चीज़ें देखनी, यहाँ बच्चा आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कौन सी ऐसी खुराक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। आप कैल्शियम, विटामिन डी, ये चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर अगर पूरे लेवल के ऊपर जा रही हैं तो फिर तो आपको हाइट में आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। और फिर जहाँ तक बात की जाती है होम्योपैथिक तरीका इलाज की कि इसमें अद्वियात में इलाज मौजूद है या नहीं है। अच्छा। हर चीज़ की एक हकीकत होती है, उस हकीकत से कोई भी जो ना वो आप आंखें बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे एक एज लिमिट तक जो है आप ये कहें कि भाई एक 16 साल की बच्चियाँ, ज़्यादातर बच्चियों में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है क्योंकि 12 साल के बाद जो बच्चियों के हार्मोनल प्रॉब्लम दूसरी स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर उनमें कद बढ़ने का जो है वो थोड़ा स्लो होना शुरू हो जाता है। इसलिए ज़्यादा एहतियात यही है कि आप 7 साल 8 साल के बच्चों को देखें, उनमें जैसे भी कद में उनका आप नज़र आ रहा है कि उनके इजाफा नहीं हो रहा तो उसके लिए किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से आप मशवरा करें और दवाई लीजिए, उससे इंशाअल्लाह ताला फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले जो एक चीज़ आती है, चीज़ याद रखिएगा कि पहले लोग ये देखते हैं कि जी मैंने डॉक्टर साहब 15 दिन दवाई खिलाई, बच्चे का कद नहीं बढ़ा। अच्छा। भाई बच्चे का कद जो वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ता, इसको कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए होता है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनसे पहले ये चीज़ बोलते हैं जी कि आपने सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पास ट्रीटमेंट लेने से पहले मैं आपसे ये पेशेंस लेवल रखना है, पेशेंस लेवल रखना है। और सबसे पहले एक चीज़ आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने सबसे पहले तो बच्चे को आपने ड्रिंक्स बंद करवाना है, टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स। अच्छा। हर तरह के ड्रिंक्स बंद है। ओके। और सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें सारी बंद करवाना है। और कुछ डाइट प्लान और कुछ एक्सरसाइज जब बताई जाती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 मंथ्स नंबर्स ऑफ पेशेंट, लॉट ऑफ पेशेंट जो ऐसे हैं
कि जो उनके हमारा बड़े क्लिनिक कद। से अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक से उसमें अल्लाह ने करम किया है, और उनके अगर वालिद की हाइट और वालदा की हाइट 4.8 है या 5 है, तो बच्चे 5.6 5.8 हैं। मेरे से रब्ता करके जिनके भी नंबर चाहिए मैं वो शेयर भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि ठीक ये है। इसमें अच्छी दवाइयाँ अद्वियात मौजूद हैं और बाकायदा उसको मेंशन है। और WHO से मैं फिर बताता हूँ कि होम्योपैथिक में जितनी भी अद्वियात दी जाती हैं, ये तरीका इलाज WHO से रिकमेंडेड है। ओके, दुनिया भर ठीक में ये है। तरीका इलाज राइज है, दुनिया भर में इसके यूज़र हैं। पाकिस्तान से बदकिस्मती के ऊपर वो इसको एप्रिसिएशन मौजूद एप्रिसिएशन नहीं नहीं है। मिलती है, या हमारे यहाँ पे होम्योपैथिक को उस तरह जो है ना वो समझा नहीं जाता है कि इसमें भी इलाज मुमकिन हो सकता है। जी, बिल्कुल। लेकिन मुझे डॉक्टर हमजा ये मुझे बताइए कि आपके पास जो ज़्यादातर पेशेंट हैं वो जो ग्रोइंग एज में होते हैं तब आते हैं, या 18 साल से ऊपर के बच्चे भी आ रहे होते हैं, या जवान बच्चियाँ आ रहे होते हैं जिनके कद छोटे होते हैं और वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ना कि लोगों को एहसास पता उस टाइम चलता है जब जब 18 जब साल या 18 20 साल साल के हो हो जाते जाती हैं, है, तो हाँ। फिर जो तो सस्ती शोहरत और लोगों को टाइम और पैसा ज़ाया करने वाले और लोगों को नाउमीद करने वाले लोगों को इतना ज़्यादा यानी डिसाइड हो जाते हैं कि वो कहते हैं जी बड़े बड़े खूबसूरत इश्तिहार, कद में 6 इंच इजाफा, 2 फुट इजाफा, ऐसी कोई चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा। हाँ, आप 18 साल से कम के बच्चे हैं, 16 साल तक के बच्चे हैं, 12 साल से लेके 16 साल तक बेहतरीन आइडियल एज है बच्चों की ग्रोइंग के लिए। ओके। उसमें आप बच्चों को एक्सरसाइज करवाइए, ठीक उसमें है। आप बच्चों की डाइट का ख्याल कीजिए और बच्चों को परहेज करवाइए ये ड्रिंक से। ड्रिंक से, फिजी जितनी ड्रिंक। फिजी ड्रिंक्स हैं इनसे आप परहेज करवाएं। 100% बच्चों की हाइट जो है वो इंक्रीज होती है विद होम्योपैथिक मेडिसिन आप दीजिए, इंशाल्लाह ताला वो जो आपको उसमें रिजल्ट आना शुरू हो जाता है कि जी ये देखें ये बच्चे में कितनी चीज़ इंप्रूवमेंट की है। मतलब जिनकी जीन्स में भी ये चीज, ये प्रॉब्लम है, वो उनकी भी बढ़ जी जाएगी। डेफिनेटली, मैंने कहा ना शर्तिया जी, इलाज है। जी शर्तिया इलाज, देखें फार्म में जाने बदला, लेकिन कोशिश हम उसमें पूरी की करती हैं। अच्छा। अद्वियात दी जाती हैं और उन अद्वियात के साथ उनको जब क्या हमें पेशेंट आके ये नहीं कह सकता डॉक्टर साहब मैंने 6 महीने आपकी मेडिसिन खाई और अब मुझे और कोई मुझे फर्क 1% भी फायदा नहीं हुआ, ऐसा अच्छा, नहीं है। अच्छा, ठीक है। 1 इंच 2 इंच 3 इंच ये इसमें इजाफा विद इन 6 मंथ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शर्त वही फिर आ जाती है कि जब आप बच्चों को परहेज करवा रहे हैं, फिजी ड्रिंक नहीं दे रहे और आप उनकी डाइट अच्छी कर रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं और विद होम्योपैथिक मेडिसिन आप उनको दे रहे हैं, तो उसमें इसका इलाज मौजूद है। क्योंकि ये तरीका इलाज कुदरती तरीका इलाज है और कुदरती तरीका इलाज में जब आप ले रहे हैं उसमें आपकी स्टमक भी आपका बेहतर हो रहा है। इसमें बेसिकली तो अब कुछ लोगों को तो फिजिकली चीज़ें नज़र आ रही है ना, जैसे हाइट इंप्रूव नहीं हो रही, जब हाइट इंप्रूव नहीं हो रही तो ये तो सबको नज़र आ रहा है। अब एक बच्चा, जैसे हम अक्सर प्रोग्राम इसमें हमारे हुए हैं कि जी मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर हम हाँ, बात की जाए हाँ जी। तो मेंटल हेल्थ भी इन्हीं चीज़ों से आपकी रिलेटेड होती है कि True, आपके बच्चों को आप बिल्कुल खाने ऐसे के लिए ही। दे क्या रहे हैं। हाँ, हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो ना होने के बराबर हैं और उसमें जो एक्टिविटी है खाली बच्चों पड़े की वो हुए है हैं ही नहीं हमारे है। ग्राउंड्स। हाँ, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ये सब मोबाइल ने ले ली हैं। अब किसी को गेम भी खेलनी है तो वो मोबाइल तो वो है, फोन पे खेलनी ठीक है। है तो उसने, उससे हाँ। क्या है कि उससे आपके बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है वो भी खराब है, बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ जाता है और हाइट की वजह से एहसास कमतरी का शिकार भी लोग हो जाते हैं। इवन के लोग तो बाज दावे कर देते हैं जी वो ऑपरेट कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसी चीज कर देंगे, वो चीजें भी लोग करने के लिए रेडी होते हैं, अच्छा। इतने लोग कॉन्शियस होते हैं। मतलब हम इसका इलाज हाइट बढ़ाने का सिर्फ होम्योपैथिक में ही है, जी। एलोपैथिक में नहीं है? नहीं, एलोपैथिक में नहीं, मैं तो किसी भी तरीके इलाज की मुखालफत नहीं करता, हाँ। लेकिन जो रियलिटी हम तो उसकी बात करते जी, हैं जी। कि आप देखिए कि आपके पास कौन सी ऐसी चीजें हैं, उसमें वो न्यूट्रास्यूटिकल में वो चीजें आ जाती हैं, बेसिकली नेचुरल चीजें जो होती अच्छा, हैं, ठीक है। जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल के में ओके। उसमें वही चीजें हैं जो आपसे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ताकत देनी है, उसको उसकी वर्किंग ज्यादा करवाएंगे और उसके साथ आपकी जो बॉन्स को उसकी Strong मजबूती के करेंगे, लिए, हाँ। स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इन चीज़ों को आपको वो थोड़ा सा ग्रो करवाएंगे। उस चीज़ों से जो है वो आपकी हाइट जो है वो ग्रो बाई होती है, लेकिन टाइम बाई टाइम। आफ्टर 1 मंथ अगर आप कह रहे हैं जी मेरे बच्चे की जो हाइट है वो 6 इंच बढ़ानी है या 5 इंच बढ़ानी है, तो उसके लिए आपका जो माइंड है वो रेडी रहना चाहिए कि आफ्टर 1.5 ईयर्स। अच्छा, लोग क्या करते हैं, आए हैं जी डॉक्टर साहब 15 दिन दवाई खिलाई है जी, फायदा नहीं हुआ अभी तक। हाँ। भी 15 दिन में नहीं, इलास्टिक नहीं है जिसको आपने खींचना है और तो वो, और ये हाँ। बड़ा हो जाना है। इवन कि आप अगर अपने वो सर के बाल भी शेव ऑफ करते हैं Obviously तो उसको भी टाइम डेफिनेटली लगता है वापस उसको आते उसी हुए, चीज़ों में regrow आने करते के लिए हुए। 6 महीने से 1 साल आपको उसकी ग्रोइंग के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये स्लो प्रोसेस ज़रूर है, इसलिए फिर वो But बात दफ़ा कह effective दिया है। लेकिन इफेक्टिव है। और अच्छा। ये इससे अल्हम्दुलिल्लाह जो इलाज में फ़र्क है और जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं बच्चों की। इवन के अगर जेनेटिक भी माँ बाप की हाइट कम है और बच्चे उस चीज़ को ग्रो कर रहे हैं, आपको 5 साल में नजर आ जाता है कि बच्चा फूलना शुरू हो गया, ये ऊपर जाने की बजाय ये बच्चा फैल रहा है। ये हाँ विड्थ में फैल रहा है। तो वो क्या है जी, अब माँ बाप के लिए वो चीज़ें हैं नहीं, माँ बाप के पास उतना टाइम नहीं है या हमारे कि वो पास वो focus चीज़ें कर नहीं सके अपने है बच्चे कि की, फोकस हाँ। करके बच्चों की मेंटली और फिजिकली हेल्थ के ऊपर आप बात करें और बच्चों को जो है वो चलिए आप ये एक अच्छा grow ऑप्शन है करवाएं। हमारे पास
होम्योपैथिक तरीका इलाज में क्या आपके बच्चे की अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो हल हो सकती है, इसका इलाज मुमकिन है, वो भी होम्योपैथिक में? अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि बच्चे जब आपके पास आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं, तो असेस कैसे करते हैं आपके इनको? क्या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी भी होती है जिसकी वजह से आपकी हाइट रुक जाती है, बढ़ती नहीं है? जी बिल्कुल, जैसे बच्चों में खून की कमी आ गई, मैंने बताया ना, इसमें कैल्शियम की कमी आ गई, विटामिन डी की कमी आ गई। अभी जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी खुराक बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है, वो क्या चीज़ कर रहे हैं कि वो बच्चे हैं, खुराक अच्छी से मुराद ये नहीं है कि उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, उनको या तो सुबह में चॉकलेट मिल रही है ब्रेड के ऊपर, बर्गर्स मिल रहे हैं, या फास्ट बर्गर्स फूड मिल रहे हैं, मिल या रहा फिर बच्चा हमारा खा रहा है जी, बस ठीक है। हाँ। और जितनी भी फ्रीजी ड्रिंक्स भी हैं, फ्रीजी जितनी आइटम्स हैं, किसी का नाम तो नहीं लेंगे यहाँ पर हम, लेकिन वो जितनी भी चीज़ें फ्रीज की हुई जो चीज़ें हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ओके। अक्सर आप देखते होंगे बाज़ बच्चों में स्टिमरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। अब बात करते हुए अटकने करके इस तरह करके बात कर रहे हैं ना, और या बाज़ बच्चे डिले स्पीच है, अब क्या है जी, इसके अब्बा में ये चीज़ थी तो जी इसमें भी आ गई, और भाई ठीक है आ गई, अब्बा में हो सकता है उसके कोई ऐसी कोई विटामिन की, कोई ऐसी मिनरल्स की कोई कमी थी, तो जिसकी वजह से वो पूरी नहीं कर सके, उस टाइम वो सहूलियात नहीं थी, वो डॉक्टर मौजूद नहीं थे जो आप नहीं कर सके। अब स्टिमरिंग भी क्या चीज़ है, ये मसल्स की वीकनेस है। जब बच्चे अटक के बोल रहे हैं, ठीक है, अब इसका भी होम्योपैथिक में बेहतरीन तरीका इलाज है, बेहतरीन तरीका इलाज है कि आप किसी भी किस्म के बच्चे आपको आए जो बात करने में अटकते हैं, हिकलकलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिकलाहट बोलते हैं, तो वो चीज़ें भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक से ये चीज़ें क्योर हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं बच्चों की, बड़ों की, कि जो कि दूसरे तरीका इलाज में उनका इतने अच्छे तरीके से इनका ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन जब हम होम्योपैथिक तरीका इलाज की बात करते हैं तो उसके अंदर ही इसका मुस्तनिद तरीका इलाज है और ये इफेक्टिव तरीका इलाज इसमें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और कितनी देर एक पेशेंट को ये दवाई खानी पड़ेगी होम्योपैथिक की? 3 महीने, 6 महीने, या कितनी देर, कितनी ड्यूरेशन? देखिए अब जैसे एक बच्चा आया है, वो कह रहा है जी डॉक्टर साहब मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच हो जाए या 5 फुट 6 इंच हो जाए, इस तरह से तकरीबन, तो डेफिनेटली उसको 1 साल से लेकर 2 साल का कम से कम अरसा दरकार है, दवाई खानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये नहीं है कि मैं उन्हें कहूँ जी आप 3 महीने या 6 महीने मेरी दवाई खा रहे हैं तो आप आफ्टर 1 ईयर आपका हाइट बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। विद इन 3 मंथ 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, मतलब वो विजिबल होगा, वो इफेक्ट आएगा। अब उसमें ही हमारे पास जब स्केल्स पे आ रहा है क्लिनिक पे, तो हम वो चेक कर रहे हैं जी कि आपकी हाइट जो है ये 5.2 इंच से थी, यानी 60 इंचेस, 62 इंचेस थी। अब वो आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ्स बाद आता है, मैं 1 मंथ बाद उसकी हाइट जब स्केल्स पे चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है जी कि हाइट इतनी भी नहीं बढ़ी, लेकिन जब वो बंदा ठीक 3 महीने बाद वो बच्चा आ रहा है हमारे पास, तो हमें नजर आ रहा है जी उसकी वो 62 इंचेस से अब 64 इंचेस पे आ गई है, यानी 2 से 2.5 इंच जो फर्क पड़ गया है। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी अच्छी मैं आपको बात बताऊं कि होम्योपैथिक में ये भी चीज़ है कि बच्चे को हम दवाई इस्तेमाल करवाते हैं सिर्फ 3 मंथ, ओनली 3 मंथ्स। मैं भी किसी का वो बनेंगे, हमारा वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए हम किसी का नाम कभी भी किसी का वो नहीं नॉमिनेट करते कि फलां बंदे ने दवाई खाई, फलां ने खाई। वो तो फिजिकली को हमारे पास आए तो हम रेफरेंस दे सकते हैं कि पाकिस्तान की एक जो अच्छी कम्युनिटी है, बड़े बड़े जो लोग हैं उनको आपने ट्रीट किया, वो उनके बच्चों ने भी होम्योपैथिक से ही उनकी जो हाइट्स हैं वो बढ़ी हैं। वो सुन भी रहे होंगे प्रोग्राम में और मुस्कुरा रहे होंगे कि बुखारी साहब ने वो नाम दे दिया। तो उन चीज़ों को जो है ना हम देखते हुए बच्चों की हेल्थ के लिए दवाई जब दी जाती है तो विद इन 3 मंथ्स आप इत्मीनान रखें, यकीन रखें कि इंशाल्लाह ताला फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि 3 महीने दवाई खिलाने के बाद बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी। अच्छा, बढ़ेगी जरूर, ठीक है, वो 2 इंच बढ़े, 3 इंच बढ़े, 4 इंच 2 इंच बढ़े, लेकिन क्या चीज़ है कि 3 महीने, मैं वही बता रहा कि 3 महीने दवाई खिलाने के बाद हम फिर 3 महीने का ब्रेक देते हैं। अच्छा, फिर बच्चे को ये नहीं कि बच्चे ने कंटिन्यू 1 साल दवाई खानी है। ठीक है, 3 मंथ्स में बच्चे को आपने दवाई देनी है, उसमें बच्चे को आपने जो एक्सरसाइज हम बताएंगे वो एक्सरसाइज करनी है, चार्ट आप बना के देंगे, जो परहेज बताएंगे वो करें, और जो उसमें हम आपके साथ डाइट आपको बता रहे हैं वो बच्चों को खिलाएं, बच्चे की हाइट आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगी। और 3 महीने उसके बाद उसको नहीं दी जाएगी, कोई भी दवाई नहीं दी 3 महीने के बाद, लेकिन फॉलो अप होगा उसका कि बड़े आफ्टर 3 मंथ्स। अच्छा, लेकिन वो जब दवाई खत्म कर देगा क्या उसके बाद भी उसके कद में इजाफा होगा या नहीं? डेफिनेटली होगा। एक चीज आपको बूस्टर कर दी ना उसके, आपके ग्लैंड्स में जो है उस चीज को वर्किंग के ऊपर ले आए, तो वो डेफिनेटली आपको 3 मंथ्स तो आपने दवाई में आपको नजर आया 1.5 इंच फर्क पड़ गया, वो तो मस्ट है, 1.5 इंच या 2 इंचेस जो है वो इंक्रीज हो गई हाइट। अब आपने क्या कर रहे हैं, अब आप 3 मंथ्स का ब्रेक कर दिया, अब आप आफ्टर 6 मंथ बाद जब आप दोबारा आ रहे हैं उसमें आपको पता क्या चल रहा है, आप ये चीज़ देख रहे हैं कि जी 3 मंथ्स में 2 इंचेस बढ़ी थी, अब जो मेरी हाइट है वो 1.5 इंचेस और बढ़ गई है, लिहाजा अब आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आप परहेज करें, एक्सरसाइज करें,
और होम्योपैथिक दवाइयाँ स्लो खाएं एंड इससे ठीक स्टेडी हो विंस द जाएगा। रेस है ना, तो ये वही प्रोसेस है कि स्लो प्रोसेस है, आपको इसका इफेक्ट नजर जरूर आएगा, लेकिन आपको पेशेंस लेवल अपना बहुत ज्यादा बरकरार रखना पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। बच्चों में वेट का इजाफा किस तरह किया जा सकता है होम्योपैथिक तरीका इलाज से, उस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम हमारी पर्सनालिटी के हवाले से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस भी करती हैं और हमारी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। उसमें सबसे पहले एक तो हमारा अटायर आ जाता है, दूसरा ये कि हम किस तरह के दिख रहे हैं, तीसरा ये कि हमारे बाल कितने अच्छे हैं। और आजकल जिस तरह बाल जो हेयर फॉल होने का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, हर कोई आपको, वो चाहे मर्द हो या फिर ख़वातीन हो, हर कोई यही शिकायत करता हुआ नज़र आएगा कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हेयर फॉल के साथ साथ बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा होती जा रही है कि अगर आप अर्ली एजेस में भी हैं अपनी, या अगर आप यंग भी हैं, तो आपके आगे से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है, रीज़न्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, उसके साथ साथ क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम ले सकते हैं। PRP का तो हम सब ने सुना है, क्या इसके बाद भी कोई एडवांस ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं एस्थेटिक्स में, तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, और क्या बॉल्डनेस को बेहतर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर महानूर ताहिर मौजूद है इन स्टूडियोज़ में, एस्थेटिक सर्जन है, तो उनसे बात करेंगे कि इसका हल क्या है। डॉक्टर महानूर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। कैसी हैं मुनीबा? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। लव टू सी यू। सेम हेयर। डॉक्टर मानूर, सबसे पहले बताइए ये बॉल्डनेस की रीजंस क्या हैं? अच्छा। मर्दों में भी एक तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ अब खवातीन में भी ये चीज बढ़ती जा रही है, तो इसके बिहाइंड द रीजंस क्या है इसके? अच्छा मुनीबा, मल्टीपल है। मैं तो कहती हूँ व्यूअर्स आज कॉपी पेन पेंसिल पकड़ लें और लिखना शुरू कर दें। सबसे पहले हेरिडिटरी जेनेटिक्स, आपके पेरेंट्स में बोथ साइड्स, आपके मैटरनल अंकल्स, आपके पैटर्नल अंकल्स, आपके चाचू भी, आपके मामू भी, आपकी वालदा भी, आपके वालिद भी, ठीक है। जिनके बाल का जो पैटर्न है, बच्चों में जब हम एक कैलकुलेशन निकालते हैं तो 50% तो वो ट्रेट आती है। आपके 4 भाई हैं, उनमें से 2 का पैटर्न जाएगा, राइट। आपकी 4 बहनें हैं, उनमें से 2 का पैटर्न जाएगा अगर वालदा को बॉल्डनेस है, ठीक है, या वालिद के भी ट्रेट्स आ जाते हैं, मिक्स एंड मैच होते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये ट्रेट। अगला ट्रेट स्ट्रेस। यू आर स्ट्रेस्ड, योर बॉडी इज स्ट्रेस्ड, आपका हेयर फॉल होगा ही होगा, राइट। थर्ड, फीमेल्स में बात की जाए तो प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम। मेल्स में बात की जाए तो स्मोकिंग। अच्छा, फिर 4th पे आते हैं म्यूचुअल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है। सबसे ज़्यादा तो हम फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, हम रेड मीट ले ही नहीं रहे, तो उसकी वजह से हमारे अंदर सबसे पहले तो आयरन डेफिशिएंसी होती है। मेल्स में भी है, नॉट ओनली फीमेल्स। लोग HB का टेस्ट करा लेते हैं और कहते हैं कि यार हमारा आयरन पूरा, दैट्स नॉट आयरन, आयरन इज फेरेटिन। वो फेरेटिन का टेस्ट होता है, या फिर CBC पे खर्चा कर लिया तो नीचे एक MCV होता है, अच्छा, राइट। उसको देखना है कम तो नहीं है, लाल तो नहीं आया हुआ। अच्छा, अगर लाल है साइन उन्होंने किया, तो इसका मतलब आयरन डेफिशिएंसी है आप में, ठीक है। अगली चीज बायोटिन डेफिशिएंसी। मगर लोगों को आज बायोटिन का बस पड़ा हुआ, गोली खा लेते हैं, जरूरी नहीं बायोटिन की कमी से आपकी कमी आई हुई है, बाल गिर रहे हैं आपके। मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, इसका भी मैं हैक बताऊंगी। एक टैबलेट जिससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। क्या बात है, राइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका ये कैल्शियम की कमी, विटामिन D की कमी, ये 5th हो गया। 6th आ गया आपका जो सारा ये हेयर ड्राइंग और हीट, जो हेयर स्टाइलिंग। मेरे पास बहुत ज़्यादा मॉडल्स, ब्लॉगर्स, मीडिया पर्सनल्स ये इसीलिए आते हैं बिकॉज उनकी रोज़ाना स्टाइलिंग होनी होती है, तो ऑब्वियसली हेयर लॉस हो जाता है। 7th पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में मल्टीपल रीजंस होती हैं, मगर जिसे आप जुबान में कहते हैं बाल चाड़, एलोपेशिया। वो पहले एक पैच में आता है, जो ही शुरू हो ट्रीटमेंट करा लें जी, जो ही शुरू हो ट्रीटमेंट करा लें, ट्रीटमेंट्स में बाद में आएंगे, ठीक है। एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया टोटालिस। मेरे पास
3-3 साल के बच्चे आते हैं जिन्हें पैचिंग शुरू हो जाती है, वो तो ना स्मोक करते हैं ना डेफिशिएंसी होती है, उनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। जिस्म की मदाफाती कुव्वत आपके जिस्म के टिश्यू के खिलाफ लड़ती है, लड़ना शुरू हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। और उसके बाद कुछ पर्सनलाइज्ड इश्यूज भी आ सकते हैं, जिस तरह से एलोपेशिया ट्रैक्टिस, आप बहुत जोर से पीछे पोनी बांध लेते हैं तो आगे आपके फीमेल्स के बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बेसिक रीजन जो लोग समझते हैं कुछ भी नहीं है, वो है इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प। अच्छा। 10th रीजन दैट इज फंगल इन्फेक्शन। हम खुश्की को किसी खाते में नहीं लाते, हम तो तेल नहीं, लगाई हम तो कहते जाते हैं हैं। बस ठीक है, अगर डेंड्रफ हो गई है सर्दी में तो That's इट्स ओके, fine. सर्दी मगर- खत्म होगी हमारी डेंड्रफ खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, दिस इज फंगल इन्फेक्शन एंड दैट कॉजेज द हेयर लॉस। यही हेयर लॉस की वजह है। आप और फंगल इन्फेक्शन के बड़े टाइप्स हैं। डैंड्रफ खाली एक कंडीशन है, डैंड्रफ की अंडरलाइंग वजूहात हो सकती हैं, सबरियोरिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। जिन लोगों के कान और छाती पे भी खुश्की आती है, फौरन डॉक्टर पे जाएं। ठीक उसे है। खाली खुश्की ना समझो, तेल ही ना लगाते रहें। तीसरा सोराइसिस, ये सारे यहाँ कोहनियों पे भी, पे, exactly, घुटनों पे हाँ। और सर पे, जिनको इन तीन जगहों पे खुश्की आती है वो भी डॉक्टर को दिखाएं, Okay. वो भी सोराइसिस है। ठीक है। और किसी लोगों को वैसे ही स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन होता है, टीनिया बन जाता है, छोटे छोटे गोल वर्म्स, Okay. ऐसे गोल चीजें बन जाती हैं, Okay. ठीक है, उस पे हेयर लॉस हो जाता है, वो एलोपेशिया बन जाता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से। अब बाल वीक हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन का एक मुनीबा छोटा सा हैक है, उसी जगह पे या उसी इंसान को है जिसकी इम्यूनिटी लो है। अच्छा, तो ये इम्यूनिटी से इम्यूनिटी है, से, ठीक yes, है। ठीक है। अब सोराइसिस है, अब जो ही अपनी इम्यूनिटी बेहतर करते हैं खत्म हो जाता है। हो जाता है, ठीक सबरियोरिक है। डर्मेटाइटिस में Okay. वॉश करते हैं आप, खत्म हो जाता है। एवरीडे यू आर वॉशिंग योरसेल्फ, ठीक है। सो ये रीजंस हैं 10 जो के अगर जो मेन रीजंस हैं, जो कॉमन बहुत ज्यादा देखे Yes. जाते हैं कि इसकी वजह से आपकी बॉल्डनेस Yes. या आपके बाल जो हैं वो बाल कम होते गिर जा रहे हैं। अब मेल ठीक और है। फीमेल का बॉल्डनेस का पैटर्न अलग है। एक तो होता है हेयर लॉस, ठीक है। एक होती है बॉल्डनेस। ओके, मतलब रोजाना हमारा हेयर लॉस और होता है, मतलब 100 से कह लें कि 150 हमारे बाल गिरते हैं, वो नॉर्मल है। वो नहीं, 50 से 100 नॉर्मल है। 50 से 100 नॉर्मल है, ठीक है। एंड व्हेन यू गो टू लाइक 150, इसका मतलब है यू नीड टू सी अ डॉक्टर। ओके, ठीक है। सेकेंडली ये कि जो बॉल्डनेस है, मेल में एम पैटर्न, हाँ, फीमेल में बिल्कुल, सेंट्रलाइज बिल्कुल, पैटर्न, सर exactly. के मिडिल के अंदर जो है वो अगर बाल कम आपके होना शुरू बाल कम होना शुरू हो गया, इसका मतलब आप पे बॉल्डनेस हो रही ओके, है। ठीक है। Yes. अब इसका हल क्या है? इसके ट्रीटमेंट्स की तरफ चलते हैं कि एस्थेटिक्स में, इसमें मैंने जो ज़्यादातर सुना है या हमारे पास ज़्यादातर जो चीज़ें आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, वो यही बताया जाता है कि पीआरपी करवा लें, पीआरपी करवा लें, आपकी थिकनेस बढ़ जाएगी बालों की, बाल सही होना शुरू हो जाएंगे। क्या ये फर्क डालती है, इसका इफेक्ट है, और इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? ठीक है। अच्छा, मैंने पर पीआरपी 3 साल पहले 4 साल पहले सबसे एडवांस्ड ऑप्शन था, ठीक है। अभी भी अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा। नेचुरल चीज है। पीआरपी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पीआरपी इज प्रोटीन रिच प्लाज्मा। ये आपके बालों के लिए भी, आपके स्किन के लिए भी, आपके हड्डियों के लिए भी है, जोड़ों के लिए भी है। अब लेटेस्ट स्पाइनल जिनका लॉस हो जाता है, डिस्क लॉस, उसमें उनके लिए भी है, उनके हाँ। लिए भी है। ये असल में रीजनरेटिव सोर्स है, गोल्डन सोर्स है रीजनरेशन का। आपके प्लेटलेट्स और WBC एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं और उनको उस जगह पे इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पे जिस उसका टिश्यू loss का हुआ लॉस हो रहा है। अब हेयर फॉलिकल का लॉस हो रहा है, पीआरपी वहाँ पे डालें, उसको- ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू इफेक्ट। ओके, अच्छा, अब मगर ये बड़ा बेसिक ट्रीटमेंट अब रह गया है। मतलब ये आप 8 सेशन करते हैं तो आपका हेयर लॉस कम होता है। अगर किस्मत अच्छी है, रीजनरेटिव पावर रह गई है स्कैल्प के अंदर, तो बाल निकल आएंगे। मगर अगर आप इसके साथ थोड़े से रीग्रोथ फैक्टर्स, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, लोग बायोटिन की पिल लेते हैं। अच्छा मानूर, जिस तरह पीआरपी पे हम बात की है, बाकी इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे अच्छा, पास? बाकी ऑप्शंस हमने अपने सेंटर पे स्पेशली इंट्रोड्यूस कराई हैं। Okay. बहुत सी जगहों पे आपको ये नहीं मिलेंगी मुनीबा, हमारे वो नूर क्लिनिक के ऊपर आपको मिलेंगी, और जो कि है पीडियो थ्रेड ऑफ स्कैल्प। अच्छा। एक थ्रेड बना हुआ आता है कोलेजन का सोर्स, वो हम इंजेक्ट कर देते हैं, सारे सर के अंदर लगा देते हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी इमेजेस देखी होंगी, सर पे पिंक पिंक छोटी छोटी Exactly, नीडल्स लगी हाँ। हुई हैं, वो पीडियो थ्रेड्स हैं। वो हम खुद इंपोर्ट करके Okay. तो इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प के अंदर, ताकि अच्छी सोर्स मिले उसकी। वो कोलेजन लग गया सर में तो स्कैल्प होल्ड कर लेता है। हम उससे भी अगली चीज़ है एक्सोसोम थेरेपी, वो भी हम खुद इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। Okay. यहाँ पर कुछ कोरियन कंपनीज या अमेरिकन कंपनीज, आई फाइंड देम
them myself and bring into my center, और हम वो खुद इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के ऊपर। अच्छा, PRP के तो मुनीबा सेशंस होते हैं 6 से 8, बट जो PDO थ्रेड है वो वंस टाइम है। अच्छा, एक दफा हेयर लॉस फौरन कम, क्योंकि कोलेजन 100 टाइम ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। और उसके बाद फिर हमें दोबारा सेशन लेने की जरूरत नहीं 2 है? साल तक। 2 साल तक। ओके, और उसके विजिबल हमें नजर आएंगे रिजल्ट्स? विजिबल, जिस तरह फेस पे थ्रेड डालें तो लिफ्ट हो जाता है, इसी तरह स्कैल्प में डालें तो 2 साल के लिए कोलेजन प्रोड्यूस हो जाता है, हेयर लॉस कम हो जाता है। उसके अलावा कुछ लोग जो अब्रॉड से आते हैं इधर, या कुछ लोग जो बार बार इंजेक्ट नहीं कराना चाहते, वो वन टाइम प्रोसीजर लेते हैं एक्सोसोम थेरेपी। ये भी हमने खुद इंट्रोड्यूस कराई है कुछ 6 महीने पहले, हमने खुद इंपोर्ट किया। आई सर्च्ड ऑनलाइन के बाहर लोग क्या कर रहे हैं, आई विजिटेड और यहाँ पे पाकिस्तान में लेकर आए। मुनीबा वो वन टाइम ट्रीटमेंट है, एक दफा करवाएं, आपके बालों का हेयर लॉस भी कम हो जाएगा। एक्सोसोम थेरेपी, एक्सोसोम, आप बालों का हेयर लॉस कम होगा और रीग्रोथ शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो लेबोरेटरी मेड स्टेम सेल्स होते हैं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, बस छोटी नैनो नीडल से उसके साथ इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट किया जाता है। जिनके बिल्कुल ही यहाँ से, बहुत से मर्द मैंने देखे जिनके बिल्कुल यहाँ से बाल खत्म हो जाते हैं और उनकी स्किन भी बहुत ना वो सॉफ्ट सी हो जाती है, बिल्कुल भी उनके ऊपर कहते हैं कि चांसेस ही नहीं है अब उनके दोबारा से बाल वापस आ सकते हैं, वो क्या करे? अच्छा, वो ऐसे करे, एक तो ये सबसे पहले कि वो अपना चेकअप कराएं किसी ऐसे डॉक्टर से जिसके पास मशीनरी हो, राइट? वो चेक करें अंदर फॉलिकल है कि नहीं। जब मेरे पास पेशेंट आता है, आई हैव अ स्पेशल मशीनरी जो कि मैंने कोरिया से ली है, उसके अंदर हम हेयर पे रखते हैं कि फॉलिकल है या नहीं, नजर आ जाता है। अगर फॉलिकल है तो रीग्रोथ की तरफ चले जाएं, जिसके अंदर सबसे नंबर 1 चीज है फैट स्टेम सेल। एक्सोसोम तो लेबोरेटरी का स्टेम सेल था, ये आपके अपने फैट्स जो है ना उसमें कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, उसको नैनो फैट में क्रिएट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और रीग्रोथ का 100% रेट है। 3 मंथ के बाद शुरू हो जाती है आपकी रीग्रोथ। अगर फॉलिकल नहीं है तो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ। अच्छा, अब FUE मेथड है, DIG मेथड है, जो सा आप चूज करें, आपको इकोनॉमिकल लगे वो आप कर लें और हेयर ट्रांसप्लांट कराएं और अपनी लुक को नरिश करें। ये तो हो गए ट्रीटमेंट। इसके बाद देन अगेन वही वन टाइम हैक, अगर आप 3 महीने, अगर आपको एलोपेशिया के अलावा या ऑटोइम्यून डिजीज के अलावा कोई मसला है, आप 3 महीने सिर्फ एक गोली है, टैबलेट सर्बेक्सी, वो दोपहर को खाने के साथ खाएं। 3 महीने के बाद आपका 70% हेयर लॉस कम हो जाएगा। वाई? बिकॉज उसमें वो हर चीज उस मिकदार में है जो आपके जिस्म में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से पूरी हो रही है। मतलब वो कोई भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है, खवातीन दोनों खा सकती है, एवरीबॉडी। फॉलिक एसिड, उसमें विटामिन बी, मतलब उससे ए से जी तक तमाम तो जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो उसमें मौजूद हैं। तो वो आपको बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा आप कैल्शियम अब सब में कम है, विटामिन डी सब में कम है। हम सनलाइट में एक्सपोजर तो लेते नहीं है, सप्लीमेंटेशन नहीं है, दूध कोई नहीं पीता, तो इस वजह से आप विटामिन डी कंज्यूम करें, सनी डी, इनड्रॉप डी, मल्टीपल वेराइटीज है मार्केट के अंदर। और तीसरी चीज ये कि आप अपने ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं तो आपको बहुत ज्यादा। दूसरा शैम्पूज और ये जो हम लोग ये वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्या उसकी वजह से भी हेयर फॉल ज्यादा होता है? हाँ जी, क्यों नहीं। आप मल्टीपल, अब जिस तरह हेयर कलर का शैम्पू और हेयर कलर, वो आपके ऑब्वियसली आपके फॉलिकल को तो नरिश नहीं कर रहा, तो इस वजह से उससे हेयर लॉस होता है। और जिनको फंगल इन्फेक्शन है वो कीटोकोनाजोल का शैम्पू यूज करें, तो उससे आपका सारा हेयर लॉस बेहतर हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन चला जाएगा। चाहे सोराइसिस है, चाहे डर्मेटाइटिस है, चाहे डैंड्रफ है। आपको नास शैम्पू मार्केट में मिलता है, और कीटोकोनाजोल जो इंटरनेशनल व्यूअर्स है वो भी देख लें कि वो कोनाज, वो ब्लू कलर की बॉटल, रेड ब्लू, जी ठीक है, तो वो यूज करें, या कीटोकोनाजोल के नाम से कोई भी शैम्पू यूज करें, वो यूज करें, तो थ्राइस अ वीक और आपका सारा डैंड्रफ चला जाता है। ठीक है जी, डॉक्टर महानूर ताहिर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर महानूर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और इतनी अच्छी टिप्स आप हमें देके जा रही है कि किस तरह आपने अपने बालों की केयर करनी है और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट्स भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।